नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की है। ये बात 2023 की है। शहडोल जिले में एक थाना है, ब्योहारी थाना। इसी थाने के टीआई मोहम्मद समीर खान को अपने मोबाइल पर बारज गांव में एक युवक की संदिग्ध मौत होने की खबर मिली। खबर देने वाले वीरेंद्र ने टीआई को बताया कि उसके चाचा संजय कोरी की सोते वक्त नींद में ही अचानक मौत हो गई। वीरेंद्र ने टीआई श्रीपाल को बताया कि उसने अभी अभी अपने चाचा की लाश देखी है, जिनके मुंह और नाक से खून बह रहा था। यह देखकर उसे अपने चाचा की मौत अस्वाभाविक लगी, इसलिए उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। 30-35 साल के युवक की असामान्य मौत आमतौर पर पुलिस के लिए जांच का विषय होती है। फिर संजय के मुंह और नाक से खून बहने की सूचना मिलने के बाद यह मामला और भी संदिग्ध हो गया। इसलिए टीआई श्रीपाल ने तुरंत एसआई मोहन पडवार को गांव जाकर मामले की जांच करने का आदेश दिया। टीआई का आदेश मिलते ही एसआई मोहन पडवार जब घटनास्थल पर पहुंचे और लाश को देखा तो उनके मुंह और नाक के पास सूजन और गले में काले निशान देखकर उन्हें समझ में आ गया कि यह हत्या का मामला है, जिसे गला दबाकर अंजाम दिया गया है। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपने उच्चाधिकारियों को घटना की सूचना दी और शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही प्रारंभिक जांच शुरू कर दी। पूछताछ में जब एसआई मोहन पडवार को यह जानकारी मिली कि घटना के समय घर में मृतक संजय की पत्नी सुरेखा के भाई की 17 वर्षीय बेटी, सुरेखा का 15 वर्षीय बेटा और 10 साल की छोटी बेटी भी मौजूद थे, तो श्री पडवार ने तुरंत बच्चों को पास बुलाया। वास्तव में एसआई श्री पडवार ने काफी समझदारी से काम लिया, क्योंकि जो जानकारी उन्हें चाहिए थी वह मृतक की पत्नी सुरेखा से भी हासिल की जा सकती थी। लेकिन मोहन पडवार यह बात अच्छी तरह जानते थे कि सुरेखा अपनी बात को तोड़ मरोड़ सकती है, जबकि बच्चे सच्चाई छिपाने में असमर्थ होते हैं। यही कारण था कि उन्होंने बच्चों से पूछताछ करना प्राथमिकता दी। इसीलिए जबकि शव अब भी पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा भी नहीं था, एसआई श्री पडवार ने मामले को हत्या मानते हुए घटना की रात घर में मौजूद संजय के साले की बेटी और संजय के 15 वर्षीय बेटे से पूछताछ शुरू कर दी। उन्होंने उनसे कहा कि जो कुछ भी देखा है वह सब सच सच बताएं। पिता की लाश और पुलिस की वर्दी देखकर संजय का बेटा पहले ही डरा हुआ था। डर के मारे उसने तुरंत सच बोल दिया। उसने बताया कि रात में पिता के चिल्लाने की आवाज से उसकी नींद टूट गई थी। जब उसने देखा तो उसकी मां पिता के सीने पर बैठी हुई थी और मनोज उनका गला दबा रहा था। पिता कुछ देर तक छटपटाते रहे और फिर शांत हो गए। इसके बाद मां और मनोज ने हम बच्चों से कहा कि जो कुछ भी हमने देखा है वह किसी को न बताएं। अगर बताया तो वे हमें भी मार देंगे। इसके बाद मां और मनोज अलग कमरे में सोने चले गए थे। बेटे की बात सुनकर एसआई पडवार ने पूछा, यह मनोज कौन है? बेटे ने जवाब दिया, मनोज हमारे घर के पास सूरत में रहता था। वहां भी मनोज और पापा का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पापा हमें अकेला छोड़कर गांव आ गए थे। अब पूरी कहानी साफ हो चुकी थी। संजय कोरी की हत्या उसकी पत्नी सुरेखा ने मनोज नाम के युवक के साथ मिलकर की थी। एसआई पडवार ने तुरंत सुरेखा को हिरासत में लिया और मनोज के बारे में पूछताछ शुरू की। सुरेखा यह समझ चुकी थी कि उसका बेटा पूरी सच्चाई पुलिस को बता चुका है, इसीलिए उसने चुपचाप अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया, मनोज अभी सतना गया है, वहां से वह ट्रेन पकड़कर सूरत भागने वाला है। यह साफ था कि मनोज को अभी तक इस बात की खबर नहीं थी कि उसका राज खुल चुका है। इसलिए अगर समय रहते कोशिश की जाए तो उसे सूरत भागने से पहले सतना में ही पकड़ा जा सकता था। इसलिए एसआई पडवार ने पूरी बात टीआई मोहम्मद समीर खान को बता दी, जिसे ब्योहारी पुलिस ने सतना पुलिस की मदद से हत्या के 4 घंटे बाद ही मनोज को भी सतना स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि होने से पहले ही ब्योहारी पुलिस ने हत्या के आरोप में सुरेखा और उसके प्रेमी मनोज यादव को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई की जानकारी मिलने पर एसपी शहडोल कुमार प्रतीक ने ब्योहारी पुलिस की त्वरित और निष्ठावान कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई दी। पुलिस ने सुरेखा और उसके प्रेमी मनोज यादव के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर दोनों को अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद पूरी घटना की कहानी इस प्रकार सामने आई। 2 बच्चों के जन्म के बाद ब्योहारी थाने के बारज गांव में रहने वाले संजय कोरी अपनी पत्नी सुरेखा और बच्चों को लेकर 4 पैसे कमाने की उम्मीद में मजदूरी करने गुजरात के सूरत चला गया था। सूरत में संजय ने मजदूरों की एक बस्ती में किराए का मकान लिया और परिवार के साथ वहीं रहने लगा।
संजय एक सीधा सादा और शांत स्वभाव का आदमी था। वह अपने काम से काम रखता था, इसलिए मोहल्ले में उसकी ज्यादा किसी से बातचीत नहीं होती थी। दूसरी तरफ सुरेखा बातूनी स्वभाव की थी। उसने जल्दी ही बस्ती में आसपास के लोगों से जान पहचान बना ली। इन्हीं लोगों में से एक था मनोज यादव, जो सुरेखा के घर के बगल में रहता था। मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला मनोज भी अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ सूरत में रोजगार की तलाश में आया था। रंगीन मिजाज मनोज ने जब पहली बार सुरेखा को देखा तो वह उसे देखते ही पागल सा हो गया। सुरेखा बातूनी स्वभाव की थी और जब कभी वह मनोज की पत्नी मीना से मिलने उनके घर जाती तो अगर मनोज भी वहां मौजूद होता तो वह उससे बात करने में झिझकती नहीं थी। सुरेखा न केवल सुंदर थी बल्कि उसकी बातें भी मनोज को आकर्षित करने लगीं। धीरे धीरे मनोज को सुरेखा की बातों में रस आने लगा और वह उसे पाने की चाहत मन में पालने लगा। सुरेखा तक पहुंचने के लिए मनोज ने चालाकी से पहले संजय से दोस्ती कर ली। वह अक्सर संजय से मिलने उनके घर आने जाने लगा। सुरेखा ने दुनिया देखी थी, इसलिए वह जल्द ही समझ गई कि मनोज उस पर मर मिटा है। मनोज सुरेखा से उम्र में छोटा था। उसकी शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। हालांकि जब मनोज ने अपनी पत्नी को नजरअंदाज कर सुरेखा में रुचि दिखानी शुरू की तो सुरेखा ने भी उसे हरी झंडी दे दी। सुरेखा ने मनोज की चाहत को हवा देनी शुरू कर दी। इसी बीच मनोज की पत्नी मीना गर्भवती हो गई। यह स्थिति मनोज के लिए एक बहाना बन गई। उसने मीना को अपनी मां के पास गांव भेज दिया ताकि वह सुरेखा के करीब आ सके। मीना के गांव जाने के बाद मनोज की दीवानगी सुरेखा के लिए और बढ़ गई। वह अब हर पल सुरेखा को पाने की कोशिश में लगा रहता। सुरेखा जानती थी कि मनोज अपनी पत्नी के न होने पर अकेलेपन से जूझ रहा होगा। उसने मनोज की इस हालत का फायदा उठाने की सोची। एक दिन मौका देखकर सुरेखा ने घर के सामने से गुजरते मनोज को छेड़ते हुए कहा, मीना को तो गांव छोड़ आए हो, अब अकेले रातें कैसे काटते हो? सिर्फ पूछ रही हूं या मदद की जरूरत है? मनोज ने उसकी बात समझते हुए सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया, अगर कुएं के पास कोई पानी लेकर आए तो क्या कुआं मना करता है? सुरेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बताइए कब आऊं अपनी प्यास बुझाने? मनोज ने भी बिना देर किए जवाब दिया, जब मन हो तब बुला लेना। और सुरेखा घर के अंदर चली गई। मनोज ने चारों तरफ देखा। गली में दूर दूर तक कोई नहीं था। मौका देखकर वह भी सुरेखा के पीछे पीछे उसके घर में दाखिल हो गया। सुरेखा ने दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध शुरू हो गए। यह रिश्ता यहीं नहीं रुका। अब मनोज और सुरेखा आए दिन मौका पाकर अपने शारीरिक संबंधों को आगे बढ़ाने लगे। मनोज के बच्चे को जन्म देने के बाद मीना लगभग 1 साल बाद सूरत वापस लौटी। इस दौरान मनोज और सुरेखा एक दूसरे के प्रति पूरी तरह दीवाने हो चुके थे। मीना का वापस आना न तो मनोज को अच्छा लगा और न ही सुरेखा को। मीना के आने के बाद मनोज और सुरेखा की अय्याशी पहले जैसी आसान नहीं रही, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए पागल थे, इसलिए किसी न किसी तरह से मिलने का मौका निकाल ही लेते थे। सुरेखा का पति संजय तो सुबह होते ही काम पर चला जाता था, लेकिन मीना घर पर ही रहती थी, जिससे उसे अपने पति मनोज की हरकतों पर शक हो गया। जल्द ही मीना की नजर मनोज और सुरेखा के अवैध रिश्ते पर पड़ गई। शुरुआत में मीना ने अपने पति को समझाकर काबू में रखने की कोशिश की। उसने मनोज को सुरेखा से दूर रहने को कहा, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने सुरेखा को भी चेतावनी दी कि वह मनोज से दूर रहे। बावजूद इसके न तो मनोज ने अपनी हरकतें छोड़ी और न ही सुरेखा पीछे हटी। मीना के बार बार मना करने और समझाने के बावजूद मनोज और सुरेखा के रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया। उनका अवैध संबंध बदस्तूर जारी रहा। मीना का गुस्सा और असहायता अब अपनी चरम सीमा पर थी। एक दिन मीना ने फोन पर सुरेखा के पति संजय को उनके पाप की जानकारी दे दी। कोई और कहता तो शायद संजय इस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन जब यह बात खुद मीना ने बताई तो वह गंभीर हो गया। उसने मीना से कहा कि जब भी मनोज सुरेखा के पास आए वह उसे तुरंत खबर करे। 4 दिन बाद दोपहर के समय मीना ने संजय को फोन करके बताया कि मनोज अब भी सुरेखा के घर पर है। यह सुनते ही संजय गुस्से से भर गया और तुरंत अपने घर पहुंचा। वहां उसने सुरेखा और मनोज को आपत्तिजनक स्थिति में निर्वस्त्र रंगे हाथ पकड़ लिया। इस घटना के बाद घर में जमकर हंगामा हुआ। संजय ने गुस्से में रेखा की पिटाई भी की, मगर जब सुरेखा ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और बच्चों का हवाला देकर गिड़गिड़ाई तो संजय ने उनके भविष्य का ख्याल करते हुए उसे माफ कर दिया। हालांकि संजय की इस उदारता का बदला सुरेखा ने उसकी पीठ में छुरा घोंप कर दिया।
कुछ दिन शांत रहने के बाद उसने मनोज के साथ चोरी छिपे मिलना फिर शुरू कर दिया। उनका यह रिश्ता पहले जैसा ही जारी रहा। संजय को जब दोबारा इनके संबंधों की भनक लगी तो वह गहरी निराशा में डूब गया। आखिरकार 6 महीने पहले उसने सूरत में सुरेखा और दोनों बच्चों को छोड़ दिया और अपने गांव बाराश लौट आया। संजय के वापस गांव लौटने के बाद सूरत में सुरेखा और मनोज का रिश्ता खुलकर चलने लगा। मनोज की पत्नी मीना इस पर अक्सर विवाद करती थी, जबकि दूसरी ओर संजय के चले जाने के बाद रेखा खर्च के लिए परेशान रहने लगी। मनोज उसकी मदद करता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह 2 परिवारों का खर्च उठा सके। पैसों की तंगी और मीना के विवादों से तंग आकर 2 महीने पहले सुरेखा अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके सतना जिले के रामनगर में आकर रहने लगी। लेकिन यहां रहते हुए भी वह अपने प्रेमी मनोज के साथ लगातार फोन पर संपर्क में रही। मनोज भी सुरेखा के बिना अधीर हो रहा था। दोनों ने फोन पर बातचीत के दौरान एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर पहले संजय की हत्या कर दी जाए तो उसकी संपत्ति सुरेखा के नाम हो जाएगी। इसके बाद मनोज अपनी पत्नी मीना को भी सूरत में मार देगा और फिर सुरेखा को अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ रखेगा। योजना तैयार होने के बाद घटना से करीब 8 दिन पहले सुरेखा अचानक अपने बच्चों को लेकर संजय के गांव बाराज पहुंच गई। उसे आया देखकर संजय को लगा कि शायद सुरेखा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस उम्मीद में उसने बिना कोई विवाद किए सुरेखा और बच्चों को अपने साथ रख लिया। संजय इस बात से अनजान था कि सुरेखा अब भी मनोज के संपर्क में है और दोनों ने उसकी हत्या करने की साजिश रच ली है। सुरेखा ने अपनी खतरनाक साजिश को अंजाम देने के लिए अपने प्रेमी मनोज को सूरत से बुला लिया। 6 फरवरी की शाम उसने पति संजय और बच्चों के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। जैसे ही सभी गहरी नींद में सो गए, सुरेखा के इशारे पर मनोज चुपके से गांव पहुंचकर उसके घर में दाखिल हो गया। साजिश का अगला चरण और भी भयावह था। हत्या से पहले सुरेखा और मनोज ने घर में अय्याशी की। इसके बाद सुरेखा अपने सोते हुए पति की छाती पर बैठ गई और मनोज ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। दम घुटने से संजय छटपटाने लगा, जिससे घर में सो रहे तीनों बच्चों की नींद टूट गई। बच्चों की मौजूदगी के बावजूद सुरेखा और मनोज अपनी दरिंदगी से नहीं रुके। मनोज ने संजय का गला दबाकर उसकी जान ले ली। इसके बाद दोनों ने बच्चों को धमकी दी कि अगर उन्होंने कुछ भी बताया तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। हत्या के बाद भी सुरेखा और मनोज की हवस खत्म नहीं हुई। उन्होंने एक बार फिर मौके का फायदा उठाते हुए शारीरिक संबंध बनाए। सुबह गांव वालों के जागने से पहले सुरेखा ने मनोज को सूरत भाग जाने को कहा। सुबह होते ही सुरेखा ने संजय की मौत पर रोने पीटने का नाटक शुरू कर दिया, लेकिन भतीजे वीरेंद्र की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उनकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। सुरेखा और मनोज की हैवानियत अब कानून के शिकंजे में आ चुकी थी। आज की दूसरी कहानी बैंगलोर की है। ये बात 2003 की है। बैंगलोर में एक इलाका है बनशंकरी। इसी इलाके में शंकरा नारायण नाम के एक प्रसिद्ध वकील रहते थे। उनका सामाजिक और पेशेवर जीवन काफी सम्मानित था। उनकी एक बेटी थी शुभा, जो 27 साल की थी और वह जयनगर में MMS कॉलेज ऑफ लॉ में पढ़ाई कर रही थी। शुभा का एक अच्छा दोस्त था गिरीश। गिरीश उनके पारिवारिक मित्रों में से एक था और बनशंकरी के दूसरे हिस्से में अपने परिवार के साथ रहता था। दोनों परिवारों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। वे एक दूसरे को वर्षों से जानते थे और अक्सर आपस में मिलते जुलते थे। शुभा और गिरीश की दोस्ती परिवारों को इतनी पसंद आई कि उन्होंने दोनों की शादी की योजना बनानी शुरू कर दी। यह रिश्ता सबको अच्छा और सही लग रहा था, क्योंकि शुभा और गिरीश एक दूसरे को अच्छे से समझते थे और उनके परिवार भी इस शादी से पूरी तरह खुश थे। शादी की तैयारियों की शुरुआत उनकी सगाई से हुई, जो 30 नवंबर 2003 को हुई थी। यह कार्यक्रम बनशंकरी के BDA कॉम्प्लेक्स के पास स्थित उडुपी हॉल में आयोजित किया गया था। सगाई बड़े धूमधाम और खुशी के माहौल में संपन्न हुई। इसके बाद परिवारों ने शादी की तारीख भी तय कर दी। शुभा और गिरीश की शादी अप्रैल 2004 में होने वाली थी। 3 दिसंबर 2003 की शाम गिरीश शुभा से मिलने उसके घर गया। बातचीत के दौरान गिरीश ने शुभा को अपने साथ ड्राइव और डिनर पर चलने के लिए राजी कर लिया। शुभा मान गई और दोनों साथ निकल पड़े। गिरीश शुभा को अपने इंटेल ऑफिस ले गया, जहां उसने अपने सहकर्मियों से भी उसकी मुलाकात करवाई। माहौल हल्का और सहज था। इसके बाद वे ओल्ड मद्रास रोड पर स्थित थैंक गॉड इट्स फ्राइडे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए।
डिनर के दौरान भी सब कुछ सामान्य और अच्छा लग रहा था। डिनर खत्म होने के बाद शुभा ने गिरीश से कहा कि वे फ्लाइट लैंडिंग पॉइंट पर चलें। यह जगह गिरीश को भी पसंद थी, इसलिए उसने तुरंत हाँ कर दी। दोनों गाड़ी में बैठकर वहां पहुंचे। रात की ठंडी हवा में सब कुछ शांत और सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, अचानक से माहौल बदल गया। अंधेरे में कुछ लोग उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। गिरीश को इसका आभास नहीं हुआ, लेकिन शुभा थोड़ी बेचैन सी लग रही थी। सड़क के दूसरी तरफ एक बाइक रुकी। गिरीश कुछ समझ पाता। इससे पहले ही एक अनजान शख्स अचानक गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में एक चमकती हुई स्टील की रॉड थी। बिना कुछ कहे उसने गिरीश के सिर पर जोरदार वार किया। गिरीश दर्द से चिल्लाया, लेकिन हमलावर रुकने वाला नहीं था। वह बार बार वार करता रहा। हमला इतनी तेजी से हुआ कि शुभा कुछ कर ही नहीं पाई। हमलावर जल्द ही वहां से भाग निकला। शुभा ने तुरंत वहां से गुजर रहे लोगों को रोककर मदद मांगी। गिरीश पर हुए हमले के बाद उसे गंभीर चोटों के साथ मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी हालत काफी नाजुक थी। सिर पर लगी चोटें इतनी गंभीर थीं कि डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद गिरीश ने अगले दिन दम तोड़ दिया। यह खबर न केवल उसके परिवार और दोस्तों के लिए, बल्कि पूरे मामले के लिए एक बड़ा झटका थी। घटना के बाद शुभा ने पुलिस को बताया कि गिरीश की हत्या अज्ञात हमलावरों ने की थी। उसने कहा कि उन्हें यह नहीं पता कि हमला क्यों और किसने किया। शुभा की यह बात सुनकर पुलिस ने शुरू में उस पर कोई शक नहीं जताया। पुलिस की शुरुआती जांच में शुभा को सिर्फ एक गवाह माना गया, जो इस घटना से बहुत परेशान और सदमे में थी। घटना के 2 हफ्ते बाद तक पुलिस यही मानकर चल रही थी कि यह हमला अज्ञात हमलावरों द्वारा किया गया एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। हालांकि समय के साथ कहानी के कुछ पहलू सामने आने लगे, जो मामले को और पेचीदा बना रहे थे। गिरीश की हत्या के बाद उसके पिता वेंकटेश ने उसी दिन विवेकनगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच अधिकारी के नानाइया ने शुभा का बयान लिया, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रही थी। फिर नानाइया ने 30 नवंबर 2003 को हुई सगाई के वीडियो देखे और शुभा का व्यवहार अजीब पाया। उस समय पुलिस को मोबाइल फोन के कॉल डिटेल्स जांचने की आदत नहीं थी, लेकिन नानाइया ने शुभा के फोन की कॉल डिटेल्स जांचने का फैसला किया और यही कदम मामले को हल करने में मददगार साबित हुआ। सीडीआर से यह खुलासा हुआ कि शुभा लगातार बीएमएस कॉलेज ऑफ लॉ में अपने से 2 साल छोटे अरुण वर्मा के संपर्क में थी। पुलिस ने यह भी पाया कि शुभा के फोन रिकॉर्ड से यह साबित हुआ कि अरुण घटनास्थल के पास मौजूद था। यह जानकारी पुलिस के लिए अहम साबित हुई। पुलिस ने वर्मा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। वर्मा ने पहले यह दावा किया कि घटना के समय वह बेंगलुरु में नहीं था, लेकिन पुलिस ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और उसे पूछताछ के बाद छोड़ दिया। हालांकि पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही वर्मा ने शुभा को फोन किया और पुलिस ने इस कॉल को ट्रैक किया। इस कॉल से पुलिस को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ हो सकती है और उन्होंने अपनी जांच को आगे बढ़ाया। इसी दौरान पुलिस ने पाया कि शुभा ने अपनी ब्यूटिशियन से कई बार यह कहा था कि उसे गिरीश की सादगी भरी जीवन शैली पसंद नहीं है और वह चाहती थी कि वह मर जाए ताकि वह अरुण वर्मा के साथ अपना जीवन बिता सके। शुभा ने यह बात अपनी सगाई के दिन और 3 बार ब्यूटिशियन से कही थी और यहां तक कि वह यह भी कह रही थी कि सगाई के बाद वह एक दिन वर्मा के साथ भाग जाएगी। शुभा ने अपने 2 दोस्तों से भी यह कहा था कि वह गिरीश को पसंद नहीं करती, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि शुभा हत्या की साजिश रचने तक जाएगी। इस जांच के बाद पुलिस ने शुभा वर्मा, दिनेश और वेंकटेश को गिरफ्तार किया। पूछताछ में एक कहानी सामने आई। शुभा जयनगर में एमएमएस कॉलेज ऑफ लॉ की छात्रा थी और उसे अपने कॉलेज के दोस्त अरुण वर्मा से गहरा प्यार था। लेकिन शुभा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपने पिता से कह सके कि वह गिरीश से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वह अरुण के साथ अपना जीवन बिताना चाहती थी। शुभा और अरुण ने मिलकर गिरीश की हत्या की योजना बनाई। शुभा ने डिनर के बाद वर्मा को हर एक घटना की छोटी छोटी जानकारी मैसेज के जरिए दी थी। जब शुभा ने वर्मा को बताया कि वे व्यू पॉइंट पर हैं, तो वर्मा ने वेंकटेश को बाइक पर लेकर भेजा, जिसने गिरीश के सिर पर शॉक एब्जॉर्बर से वार किया। हत्या के बाद वेंकटेश ने हत्या में इस्तेमाल हथियार को पास के एक सैन्य क्षेत्र में झाड़ियों में फेंक दिया, जहां बाद में पुलिस ने उसे बरामद किया। मई 2010 में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुभा, दिनेश और वर्मा वेंकटेश को हत्या का दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शुभा को सबूत नष्ट करने का भी दोषी पाया गया था। जुलाई 2010 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस सजा को बरकरार रखा। शुभा जमानत पर बाहर है
जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2014 में मंजूर कर लिया था। शुभा एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, फिर भी उसने अपनी भावनाओं और समस्याओं का समाधान करने के बजाय गलत रास्ता चुना। उसने गिरीश, एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली, केवल इसलिए कि वह उससे शादी नहीं करना चाहती थी और अरुण के साथ अपना जीवन बिताना चाहती थी। गिरीश की हत्या की साजिश रचने के बजाय शुभा को अपनी स्थिति को समझकर अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना चाहिए था। वह जानती थी कि यह गलत है, लेकिन फिर भी उसने अपने स्वार्थ और व्यक्तिगत इच्छाओं को प्राथमिकता दी। इस फैसले ने न केवल गिरीश की जान ली, बल्कि शुभा के परिवार और दोस्तों के जीवन को भी तबाह कर दिया। इसके अलावा उसने अपराध करने की बजाय ईमानदारी और समझदारी से अपने जीवन के फैसले लेने की बजाय खतरनाक और असंवेदनशील कदम उठाया। शुभा को यह समझना चाहिए था कि किसी निर्दोष व्यक्ति की जान लेना, खासकर जब वह किसी की भावनाओं और रिश्तों का हिस्सा न हो, जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। उसे गिरीश से सच्चाई से बात करनी चाहिए थी, और अगर वह अरुण के साथ अपना जीवन बिताना चाहती थी तो उसे सही तरीके से अपने परिवार से यह बात कहनी चाहिए थी। यह घटना यह दर्शाती है कि एक निर्दोष की जान चली गई, जबकि शुभा एक पढ़ी लिखी लड़की थी जो अपनी शिक्षा और समझ का इस्तेमाल सही तरीके से कर सकती थी। इस पूरी घटना ने न केवल एक परिवार को तोड़ दिया, बल्कि समाज को भी यह समझने का मौका दिया कि लालच, धोखा और धोखेबाजी कितनी खतरनाक हो सकती हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।